हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का जो जीएस पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये पेपर आज ही कंडक्ट किया गया है और देखा जाए तो इसमें कुल मिला के जीएस पेपर में कुल 5 यूनिट्स आती हैं। इसमें मध्य प्रदेश का मेजर पोर्शन होता है, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, इकोनॉमी सब आता है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक यूनिट होती है और एक यूनिट होती है करंट अफेयर की। तो ये सब आपके इस सिलेबस में है, तो इसलिए ये जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं, जितने भी एग्जाम्स होंगे एमपीपीएससी के, उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 23 जून को होने वाले एग्जाम के लिए, जो कि सिविल सर्विस का एग्जाम होगा। तो सभी लोग इसको प्रॉपर तरीके से देखें। आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जीएस के पेपर में आया है, मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है। तो आयु सीमा भी पूछी आती है, योजनाएं पूछ ली आती है कि कौन से साल में स्टार्ट की गई है। तो ये चीज़ें आमतौर पर एग्जाम में पूछी आती है। तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की बात करें तो ये योजना बेसिकली गवर्नमेंट की वेबसाइट में लिखा है कि 2021 में शुरू की गई है, लेकिन जनसंपर्क पोर्टल में देखो तो वहाँ पे 2022 लिखा मिलता है। तो हल्का से इसमें डिस्प्यूट है। और इस योजना की बात करें, पूछा आयु सीमा कितनी है, तो आयु सीमा है 18 से 45 वर्ष के मध्य आपकी आयु होना चाहिए। तो आपको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का बेनिफिट मिलेगा। इसमें बेसिकली जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है उसको आप शुरू करना चाहते हैं तो वो बेनिफिट मिलेगा। तो इसका नोडल डिपार्टमेंट भी जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है, एमएसएमई हमारा जो है यही बेसिकली डिपार्टमेंट इसका नोडल डिपार्टमेंट होगा, है ना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12th पास होना इसकी कंडीशन है। 12th पास जो युवा हैं उनको बेसिकली इसका बेनिफिट मिलेगा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में। इसमें जो आपको ऋण दिया जाएगा वो 3% प्रति वर्ष की दर से आपको ब्याज का अनुदान करना पड़ेगा। मतलब एक प्रकार से ये 3% का अनुदान मिलेगा आपको। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है कि ये जो योजना स्टार्ट की गई, इसमें कई सारी योजनाएं, जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना है, इन सबको मर्ज कर दिया गया है। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से राष्ट्रपति थे। ये प्रॉपर तरीके से राष्ट्रपति की बात की जा रही, कार्यवाहक राष्ट्रपति को इसमें काउंट हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये थे 9वें राष्ट्रपति। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से भी है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में उस समय 4 राज्य हुआ करते थे, उसमें भोपाल भी एक राज्य होता था, केंद्रीय प्रांत और बरार था, विंध्य प्रदेश था, इसके अलावा आपका मध्य भारत था। वैसे ही एक भोपाल भी राज्य होता था। भोपाल राज्य के जो पहले सीएम बनाए गए थे वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऑलराइट, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2023 का निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब देखो, निशानेबाजी में हमारे मध्य प्रदेश से जो सबसे फेमस है वो तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। लेकिन यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है ईसा सिंह का। तो ईसा सिंह और ऐश्वर्य प्रताप सिंह ये 2 लोग थे जो निशानेबाजी में को दिया गया है। तो ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, अर्जुन पुरस्कार। ये क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर का है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब इसमें बेसिकली एंटर करने का है, तो बेसिकली इसमें आप एलिमिनेशन में स्नूपिंग को आप एलिमिनेट कर सकते हो, डिनायल ऑफ सर्विस को एलिमिनेट कर सकते हो। ये होता है एब्स ड्रॉपिंग। तो ये बेसिकली ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड को निम्नलिखित में से यह भी कहा जाता है। तो याद रखना, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए प्लास्टिक मनी। हम इसको प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। तो ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं ना। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, ये लिखा है यूएसएसडी, इसका फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इसके आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए क्या चीज़ों की न्यूनतम आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, इसके लिए आपको कोई भी स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, मैसेज बस को आपको करना होता है। तो बेसिकली इतने में काम चल जाएगा। इंटरनेट डेटा सुविधा के बिना एक जो बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फ़ोन है उससे काम चल जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ मैसेज करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तोमर वंश। तो इसका सही आंसर क्या है, ए है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, इसका सही आंसर है ए। बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार का जो पेपर है वो वाकई गजब स्टैंडर्ड का है, और स्पेशली हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो तो खतरनाक क्वेश्चन आए थे। तो आप इसको देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, तो आप जानेंगे। तोमर वंश की संस्थापक का नाम कौन था। तो तोमर वंश जो ग्वालियर का जो क्षेत्र था वहाँ पे जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था, आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर
याद रखिएगा पहले तोमर जो है वो जो तुगलक है उनके फ्यूड हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे, और 1390s के आसपास जो है इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया। तो इनके वंश की स्थापना का श्रेय जाता है वीर सिंह देव को, है ना, तो याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, किसने रामकथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक का लेखन किया है? रामकथा पर आधारित है ये, और इसका लेखन किया है विश्वनाथ सिंह ने। राजा विश्वनाथ सिंह थे, रीवा के थे, है ना, तो याद रखिएगा ये ब्रज भाषा में उन्होंने ये बेसिकली लेखन किया था, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, घैला और बीदड़ी त्योहार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम सुना होगा आप लोगों ने त्योहारों के बारे में। घैला और बीदड़ी त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो बेसिकली ये तो गोंड समाज जो है, गोंड जनजाति इनके द्वारा मनाया जाता है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी तो भील जनजाति है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये बाकियों के द्वारा भी, जैसे बैगा हैं, भारिया हैं, इनके द्वारा भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बट ये तो ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे गोंड ऑप्शन ही सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सतपुड़ा के जंगल के लेखक कौन है? सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, और ये कौन है? ये हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अगला है, पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं रहा? याद रखिएगा, नहीं रहा, नहीं जो टर्म है ना, ये बड़े ध्यान से पढ़ना आप। पहला स्टेटमेंट है शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार। अब देखो ये बेसिकली ऐसा कोई मतलब है नहीं, तो बेसिकली यही ऑप्शन बेसिकली है जो इसमें एलिमिनेट किया जाएगा, और यही बेसिकली इसका कोई मतलब नहीं रहा। बाकियों का योगदान है, क्योंकि सिंचाई के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया तो इससे फायदा मिला। खेती के लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना, इससे फायदा मिला। ग्रामीण सड़क नेटवर्क और मजबूत खरीद तंत्र विस्तार हुआ, तो इससे ही फायदा हुआ। बट शहरी बुनियादी ढांचे के विस्तार से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है? जो प्राकृतिक संसाधन है उसके लिए पावर देता है, और यह है पैसा। अभी हाल ही में इंप्लीमेंट किया गया पैसा, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? है ना, तो शुरू की 3 विधानसभाओं के अध्यक्ष तो खुद कुंजीलाल दुबे थे, तो चौथे का नाम आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये कौन थे? ये थे काशी प्रसाद पांडे, तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। इस समय कौन है अध्यक्ष, ज़रा कमेंट करके बताइए आप लोग। और आपको ये बताना है कि जो हमारी अभी फ़िलहाल 16वीं विधानसभा चल रही है उसकी प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्लीज़ डू कमेंट आउट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गवर्नेंस योजना, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, किसके द्वारा तैयार की गई है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको कहूँगा फ्यूचर के लिए भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भारत सरकार का जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है ना, और साथ में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, ये ज्वाइंट तरीके से ये इनके द्वारा तैयार किया गया है, तो इसका सही आंसर है डी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, है ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, कि वेबसाइट पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन कम ही कम पूछे जाते हैं, वेबसाइट का नाम पूछा जाए, लेकिन इस बार पूछा गया है, ये है UIDAI.gov.in। तो कल को आप कोई वेबसाइट खोलना तो हल्का हल्का उसका जो डोमेन नेम है उस पर भी थोड़ी ध्यान रखना, बिकॉज वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। URL जो है उसको भी आप देखते रहें। अगला क्वेश्चन है, एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है जो आप एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है, क्या कहलाती है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वैसे इसे बोलते हैं कुकी। इसमें क्या होता है कि जो ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन है वो पता चल जाती है। एवनली कई बार आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स खुलती हैं तो उसमें लिखा भी रहता है एक्सेप्ट द कुकीज़, मतलब आपने उनकी वो एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब ये है कि आपके जो ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन है वो उस वेबसाइट को मिलने लग जाएंगे। ये भी चीज़ें होती हैं, इसीलिए इसको ध्यान से करना चाहिए वैसे। लेकिन कुछ तो वेबसाइट कंपलसरी कर देती है, यदि आप उनको एक्सेप्ट ना करो तो वो फिर अपना पेज ओपन ही नहीं करते आपके लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल से वराह की प्रतिमा प्राप्त होती है? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, डिस्प्यूट का है, बिकॉज देखिए इसमें कुछ जगह है, जैसे यहाँ पे आशापुरी की बात करो, आशापुरी,
तो ये जगह जो है बेसिकली पड़ता ये भोपाल के पास में ही है, नियर बाई भोपाल है, और भोजपुर तो चलो भोपाल ही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शन नियर बाई है। नेवड़ी की बात करो, ये दो जगहों में दिखता है, ये कुछ जगहों में आप सर्च करोगे तो ये महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है नेवड़ी के नाम से जगह, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। रजवाड़ा की बात करो तो ये इंदौर के आसपास का, इंदौर का ही एरिया है रजवाड़ा। लेकिन ये असल में देखा जाए तो वराह की जो प्रतिमा है वो दो जगह मिलता है, एक है उदयगिरी, है ना, मतलब मेनली देखा जाए तो ये जो विदिशा का क्षेत्र है ना यहां पे, और दूसरा आपको एरन में भी मिलता है। एरन मतलब हम कहां की बात कर रहे हैं, सागर की बात कर रहे हैं। अब इसमें नियर बाई ऑप्शन कौन सा होगा, तो नियर बाई ऑप्शन में भोजपुर भी हो सकता है, आशापुरी भी हो सकता है। तो यहां पे एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में चूंकि वराह की प्रतिमा का यदि लिखना था तो आपको उसी जगह का नाम लिखना था, तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी आंसर यहाँ पे सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट रेस किया जाएगा और ये क्वेश्चन शायद आने वाले कल में डिलीट भी हो सकता है, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। बट देखते हैं, आप लोगों की जो ओपिनियन है तो आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पत्थुवर्धन। पत्थुवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था, किस वंश का शासक था। अब देखिए इसमें पत्थुवर्धन के बारे में ज़्यादा किताब मिलता नहीं है, लेकिन कुछ जगहों में जब सैल वंश आप पढ़ोगे तो सैल वंश में पत्थुवर्धन का जिक्र मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी से दिस वन। कुछ सोर्सेज में हमने पता करने का प्रयास किया है, तो इसमें आप देखेंगे इसमें ये डायनास्टी है, सैल डायनास्टी के बारे में लिखा हुआ है। अब सैल डायनास्टी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फर्स्ट किंग जो थे वो थे श्रीवर्धन, और उनके बेटे का नाम था पत्थुवर्धन हु वन द गुर्जर्स। तो यहाँ पे सैल वंश के बारे में थोड़ा लिखा है, फिर तो मौखरी वंश के बारे में लिखा गया है, तो ज़्यादा कुछ डेटा नहीं मिलता। लेकिन सैल वंश में पत्थुवर्धन के बारे में जिक्र मिलता है। हालांकि गूगल में आप सर्च करोगे तो आसानी से मिलता नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट फिर भी आप कुछ सोर्सेज में आपको ये मिलेगा प्रॉपर तरीके से। कुछ वेबसाइट्स इसके बारे में जिक्र करती हैं सैल वंश में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राचीन काल में दहाल का क्षेत्र कहाँ प्रसिद्ध था। दहाल का क्षेत्र की बात की जा रही है, तो दहाल का क्षेत्र कहाँ प्रसिद्ध था, दैट वाज बेसिकली इन द जौलपुर, त्रिपुरी का जो क्षेत्र है बेसिकली, जो छेदी है ना, छेदी का रीजन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश की किस विभूति को वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया। 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सभी को दिया गया। रमेश परमार हैं, मुनीश्वर चंद डावर हैं, श्रीमती शांति परमार हैं, मतलब उपरोक्त सभी को 2023 के पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया। 2023 की बात कर रहे हैं, 2024 की बात नहीं कर रहे हैं, 2023 की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये भी जानकारी रखना है कि थोड़ा सा पुराना भी करंट अफेयर आपको पढ़ते रहना होगा, है ना, क्योंकि रिसेंट एग्जाम में 2023 का पूछा जा रहा है, तो दैट इज कंसर्न। 2024 का भी आप याद रखना। अगला है, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शिवपुरी में स्थित है। इसको कई बार डिस्कस भी किया आप लोगों से, पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन है, तो ये कौन है, मेघा परमार, कई बार डिस्कस किया है। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाते हैं। अभी जो लोकसभा गठित हुई है वो है 18वीं लोकसभा, 18th लोकसभा, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना। और इसमें अभी अध्यक्ष कौन बनेंगे ये तो अभी पता चलेगा। 17वीं लोकसभा की बात करें, 17th लोकसभा के चेयरमैन कौन थे, वो थे ओम बिरला। और 16th लोकसभा उसके पहले थी, उसकी कौन थी, वो थी सुमित्रा महाजन, है ना, तो सुमित्रा महाजन थी। 15th लोकसभा की चेयरमैन कौन थी, ये भी आप कमेंट करके बता दो, बहुत मुश्किल तो नहीं है, सभी को पता है। 1857 की रानी अवंतीबाई का संबंध किस स्थान से था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, दैट्स क्वाइट वेरी इजी क्वेश्चन, और ये है रामगढ़ रियासत की। अगला क्वेश्चन है, केशवदास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रत गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलता है। हाँ, राय प्रवीण की लाइफ से जुड़े हुए जो इन्फॉर्मेशन है वो कवि प्रिया में जरूर मिलते हैं, लेकिन कुछ सोर्सेज रसिक प्रिया को भी सजेस्ट करते हैं, तो दोनों ऑप्शन इसमें हो सकते हैं, बिकॉज दोनों ही जगहों में जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे हल्का सा डिस्प्यूट है, लेकिन फिर भी आप लोगों के जो ओपिनियन है तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि बृहदलयी के नाम से विख्यात हैं, निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है। ये प्योर जो हिंदी लिटरेचर के हैं वो इसको बता सकते हैं, जो कि साहित्य का क्वेश्चन है ये। तो बेसिकली मैंने सर्च बहुत किया बृहदलयी में, बट आई कुड नॉट फाइंड एनीवेयर।
तो यदि आपके पास इसका आंसर है तो आप बता सकते हैं, है ना। तो ये 26 क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं नहीं पता लगा पाया हूँ, तो ये डाउटफुल आंसर मैं लिख सकता हूँ इसमें, आई कुड नॉट फाइंड एनीवेयर। 27 क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। अब देखो इसमें कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, डिवाइस ड्राइवर की बात की जा रही है। ड्राइवर मतलब हर चीज़ का ड्राइवर होता है, जैसे आप कोई भी चीज़ चलाते हो अपने लैपटॉप में तो हर चीज़ का ड्राइवर होता है, कभी कभी वो ड्राइवर करप्ट हो जाता है तो आपको वो नया सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है ना। तो डिवाइस ड्राइवर ये सॉफ्टवेयर है, बाकी CPU मॉनिटर ये सब हार्डवेयर में आते हैं। 1 बाइट बराबर है कितने के बराबर है। अब ये देखो ये 1 बाइट कितने बिट का होता है, 1 बाइट 8 बिट का होता है ना, और 4 बिट का एक निबल होता है, तो यहां पे 2 निबल का 1 बाइट होगा। तो 1 बाइट में कितने निबल होंगे, 2 निबल, है ना। सब पता होना चाहिए आप लोगों को। जैसे 1 किलो बाइट में कितना होगा, 1024 बाइट, है ना। जैसे 1 मेगाबाइट करोगे तो कितना होगा किलो बाइट में, 1024 किलो बाइट, है ना। मान लो पूछा जाए 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होंगे, तो 1024 गुणे 1024 बाइट होंगे, है ना। ये क्वेश्चन पूछे आते हैं, वैसे है तो बहुत आसान, लेकिन एनीवे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से उपतंत्रों में से ऐसे एल्गोरिदम शामिल हैं जो स्वयं सीखने और भविष्यवाणी करने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं। अब देखो प्रेजेंट टाइम में तो मशीन लर्निंग है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। ट्यूरिंग जो है बहुत पहले का है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं हुआ था, बट येस दैट वाज आल्सो वर्किंग लाइक दैट, बट ट्यूरिंग काफ़ी पुराना है, बट मशीन लर्निंग इस समय यूज़ किया जा रहा है। अगला आपके सामने है हैकिंग, फिशिंग, ईमेल भेजना, रैंसमवेयर किसके उदाहरण है। तो फिशिंग, ईमेल भेजना, हैकिंग, रैंसमवेयर ये सारा का सारा साइबर क्राइम गतिविधियां हैं, साइबर क्राइम का है। हैकिंग तो आप हैक ही कर लेते हो, फिशिंग में आपको मेल किया आता है, बेसिकली आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको लीक करवाने के लिए। रैंसमवेयर मतलब आपका सिस्टम हैक कर लिया आता है, फिर आपसे पैसा मंगाता है, कितने पैसे लाओ, रैंसम मंगाया आता है, पैसा मंगाता है, कितना पैसा लाओ, तब जाके आपका सिस्टम हम ओपन करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर कटीले वन एवं झाड़ियां पाई जाती हैं। उत्तर पश्चिमी भाग की बात की जा रही है। अब देखो मध्य प्रदेश बनाओगे आप, उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा कहलाएगा, दैट इज बेसिकली ये वाला पोर्शन है, यही पोर्शन है जो आपका नॉर्थ वेस्ट का रीजन है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कटीले वन झाड़ियाँ पाई जाती हैं, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पूरा भिंड, चंबल, ये पूरा चंबल का बेल्ट कह सकते हैं, चंबल ग्वालियर का बेल्ट है। अगला है मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग, पश्चिमोत्तर मतलब वही पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भाग है ना, यही वाले भाग की बात की जा रही है। यहाँ पे अर्ध जलवायु का क्षेत्र है, मतलब सेमी एरिड क्लाइमेट की बात की जा रही है। यहाँ पे सेमी एरिड, इंग्लिश वर्जन में आपको सेमी एरिड लिखा मिलेगा इसमें। वेल देखिए सेमी एरिड क्लाइमेट है, इसमें कोई शक की बात नहीं, और इसी कारण बेसिकली प्रॉब्लम है, कटीले वन झाड़ियाँ पाई जाती हैं, है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है, तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, यही होगा। अगला आपके सामने विंध्याचल श्रेणी के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। अब देखो स्टेटमेंट यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं। बेसिकली यह गंगा और नर्मदा पौत्रों की जल विभाजक है, बिल्कुल सही बात है। विंध्याचल श्रेणी जो है, यदि आप मध्य प्रदेश बनाओगे, विंध्याचल श्रेणी जो है यदि ये पूरा ये रीजन है पास करता है, तो नर्मदा पोहा तंत्र कहाँ है, नर्मदा पोहा तंत्र नीचे साइड में है, गंगा पोहा तंत्र ऊपर साइड में है, इनके विभाजक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। आपका विंध्याचल श्रेणी इसका विभाजक कार्य करता है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही माना जाएगा। दूसरा, यह क्रमबद्ध ऊंची श्रेणी के रूप में नहीं है, मतलब बीच में से ब्रेक है, बिल्कुल सही बात है। कहीं पे पहाड़ी है, फिर बीच में पठार का रीजन आता है, फिर पहाड़ी है, तो ये दिस इज समथिंग लाइक दैट की क्रमिक नहीं है। सी है, यह श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्यन शैलों से बनी है। देखो विंध्यन शैली से बनी है, बिल्कुल सही बात है, जो विंध्यन रॉक्स उससे बनी हुई है। इवेंटली ये जो है पूरा विंध्यन रॉक का यदि आप देखोगे ये कहाँ से कहाँ तक है, तो बिहार से लेकर ये जो रीजन है इससे लेकर राजस्थान तक जाता है, तो ये पूरा जगह जो है ना, ये पूरा आपको विंध्यन रॉक सिस्टम ही मिलेगा यहाँ पे, है ना। अब लास्ट है, इसका दक्षिणी ढाल तीव्र है, तो यही ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हो। भले आपको क्लियर कट नहीं पता है, लेकिन इसके हिसाब से आप इस पे रेजोल्यूशन निकल सकते हो कि 3 ऑप्शन यहाँ पर नहीं होंगे, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के शीतल पानी, गिधरी, धोरली एवं जट्टा निम्नलिखित में से किस खनिज संबंधित है। ऑब्वियस बात है कहाँ के हैं, ये सारे मलाजखंड के हैं, मतलब ये तांबा के लिए है, आपके बालाघाट का है ना। अगला आपके सामने है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन क्लाइमेट का है। समझते हैं, जनवरी के माह में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है।
देखो, ये थोड़ी समझने वाली बात है, इसको आप समझिएगा ध्यान से, आप लोग समझेंगे तो समझ जाएंगे। देखो, हमारे मध्य प्रदेश का जो नॉर्दर्न रीजन है, चाहे वो बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, चाहे बघेलखंड का हो, चाहे ये चंबल का बेल्ट हो, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ठंडी के मौसम में बहुत कड़क ठंडी पड़ती है, गर्मी के मौसम में कड़क गर्मी पड़ती है। अब देखो, ठंडी के मौसम में जनवरी का जो महीना है, कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल, जनवरी का जो महीना है उसमें ठंडी बहुत गजब की पड़ती है। और जब ठंडी गजब की पड़ती है तो ये जो पोर्शन है आपको यहाँ पे जो देखने मिल रहा है, यहाँ पे ठंडी भी गजब की पड़ती है। इसका मतलब टेम्परेचर क्या होता है? नीचे जाता है। मतलब जनवरी के महीने में टेम्परेचर क्या जाएगा? यहाँ का नीचे जाएगा। अब देखो, साउथ वाले पोर्शन की बात करो, साउथ वाले पोर्शन का सो एंड सो रहता है, एवरेज टाइप का रहता है। तो यहां पे ना तो टेम्परेचर गर्मी में बहुत ऊपर जाता है, ना तो ठंडी में बहुत नीचे जाता है। और इसके चलते यदि आप यहां पे देखोगे कि जो साउथ वाला पोर्शन है, इसमें आपको टेम्परेचर आमतौर पे ज्यादा देखने को मिलेगा नॉर्दर्न पोर्शन की तुलना में। उत्तर पोर्शन की तुलना में आपको दक्षिण में टेम्परेचर ज्यादा देखने मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ में टेम्परेचर कम होता है। तो यहां पे लिखा है औसतन तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। तो यहां पे जो साउथ वाला पोर्शन है, यहीं पर बेसिकली तापमान औसतन अधिक होना चाहिए। तो यहां पे दक्षिण भाग मेरी तरफ से होना चाहिए। आपके ओपिनियन क्या है, आप भी कमेंट बताओ। उत्तरी भाग इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उत्तरी भाग तो ऑलरेडी ठंडी के मौसम में बहुत ठंडा होता है। दक्षिणी भाग इसमें ऑप्शन सही हम लोग निकाल रहे हैं। बाकी आपके जो ओपिनियन है तो आप लोग कमेंट करके बताएं। 35वां क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल का उद्देश्य क्या है? एक जिला एक उत्पाद, बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है। ये तो इत्तेफाक है कि यहां पे नहीं पूछा गया है एक जिला उत्पाद किसी डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन यूजुअली पूछ लिया जाता है। पहला स्टेटमेंट है कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग को हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं। और दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को सृजन करना। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ए और बी दोनों इसमें सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्थिर मूल्यों 2011-12 के आधार पर, मतलब ये यहां पे स्थिर मूल्यों के आधार पर पूछा जा रहा है, मतलब बेस रेट के आधार पर पूछा जा रहा है। 2022-23 में मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति शुद्ध आय कितनी रही? तो कितना है? 65,023। ये आप याद रखिएगा, 65,023 ये भी पता होना चाहिए। और करंट रेट के आधार पे भी डेटा आपको पता होना चाहिए। करंट रेट के आधार पे कितना होता है ये भी पता होना ही चाहिए। तो करंट रेट के आधार पे यदि आप जाओगे तो करंट रेट में 1,40,583 रुपए है। मतलब जो प्रसिद्ध भाव के आधार पे यदि आप जाओगे तो आएगा 1,40,583 रुपए। लेकिन यदि आप बेस रेट के आधार पे जाओगे, स्थिर मूल्यों के आधार पे जाओगे तो आएगा 65,023 रुपए। तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए, बिल्कुल जुबान में होना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा था एग्जाम में। नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है? तो यह है मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022। इसे बहुत सारे प्रोविजन लिखे हैं, उसमें से एक प्रोविजन ये भी लिखा हुआ है। 38वां क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित कोयला क्षेत्रों के युग्मों में से किस युग में अधिकोकर कोयले का भंडार पाया जाता है? यह स्टेटमेंट यहां पे डिस्प्यूटेड है। इसमें यदि आप इस चीज को प्रॉपर तरीके से जाएंगे, कोल की वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन डाउटफुल आएगा, क्योंकि अधिकोकर जो कोल है ये हमारे मध्य प्रदेश में बेसिकली पाया नहीं जाता है। तो यहां पे इसलिए क्वेश्चन डिस्प्यूट में जाएगा और शायद ये क्वेश्चन डिलीट भी कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 39 क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? अब देखिए यहां पर भी एलिमिनेशन राउंड से पता लगाते हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा है, हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। देखो, हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बेसिकली प्रवाहित नहीं होती हैं, बट फिर भी बाकी स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं, लू जिसे कहते हैं। मार्च के बाद से तापमान में वृद्धि होने लगता है, ये भी सही है। अप्रैल और मई में आर्द्रता सामान्यतः कम होती है, बिल्कुल सी बात है। अप्रैल और मई में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे जून जुलाई होने लग जाता है, धीरे धीरे ह्यूमिडिटी बढ़ने लग जाती है। तो यहां पे पहला स्टेटमेंट बस के लिस्ट में आता है कि इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, बीला बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बीला बांध से पूछा गया है और इसका सही आंसर है सागर, ये सागर में है। अगला क्वेश्चन है, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना के लिए किस देश ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ सहयोग किया है? तो ये कौन है? सिंगापुर। सिंगापुर के साथ बनाया गया है संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क।
संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ पे है संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क? ये है आपके भोपाल में, तो इसको भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना बेहद इंपॉर्टेंट स्कीम है और ये स्कीम हमने लॉन्च किया है सन 2022 से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पूछा आता है और बाकी प्रोविजन ही पूछा सकते हैं, बट इस समय आमतौर पर योजनाएं कब स्टार्ट की गई हैं ये क्वेश्चन अक्सर पूछे आते हैं, तो ये पता होना चाहिए। 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या संरचना के प्रतिशत में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? मतलब ये बेसिकली अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन का बेसिकली क्वेश्चन है। और यदि इसमें देखा जाए तो ये पहला स्टेटमेंट इसमें सही है, दैट्स कंप्लीटली राइट। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट गया है और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ गया है। अब देखो, यदि मैं आपको डेटा बताऊं तो मैं आपसे शहरी का शेयर कर लेता हूं, अर्बन का शेयर कर लेता हूं, अर्बन के हिसाब से आप रूरल भी निकाल सकते हैं। तो 27.6% हुआ करता था 2001 में, और 2011 में ये घट के हो गया, सॉरी आई जस्ट मेड द मिस्टेक, ये मैंने उल्टा बता दिया आपको। ये मैंने अर्बन पॉपुलेशन जो है परसेंटेज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज बेसिकली अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो सन 2001 में ये पॉपुलेशन था 26.46%। 2011 में बढ़ के ये हो गया है 27.6%। मतलब आप देखोगे यहाँ पे शहरी आबादी बढ़ रही है परसेंटेज के हिसाब से, तो ग्रामीण आबादी ऑब्वियसली घटेगी। तो ये ए वाला स्टेटमेंट है इसमें सही है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इससे और पूछा गया है अर्बन पॉपुलेशन से। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? देखो, ये क्वेश्चन मैंने अभी डाउट में छोड़ दिया, हालांकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली कहीं किताबों में मिल नहीं रहा है, अभी तो मुझे नहीं मिला है, यदि आपको मिल जाता तो आप बताएं। ये संभाग का पूछा जा रहा है, जिलों का नहीं पूछा जा रहा है, संभाग का पूछा जा रहा है। और कुछ ही संभाग जो है जिन्होंने अपना डेटा रिवील किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में। जौनपुर संभाग, सॉरी भोपाल संभाग की बात करें तो भोपाल संभाग की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक है, बट फिर भी इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट का जो पॉपुलेशन है उसको ऐड करके, संभाग के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका पॉपुलेशन ऐड करके फिर वो डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो रेशियो निकल के आएगा, है ना। तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इसका सही आंसर बता पाऊंगा। यदि आपके पास सही आंसर है तो आप लोग कमेंट बता दें। ये लेकिन संभाग का डेटा पूछा जा रहा है, जिले का नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का कार्यालय किस शहर में स्थित है? वो देखिए, ये ओलंपिक संघ का कार्यालय है आपके जौनपुर में, है ना। एंड 46 क्वेश्चन में चलते हैं। 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ संयुक्त विजेता रहा है कौन सा शहर? यह है आपका सूरत, जो कि आपके गुजरात में है। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश शासन की लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी वर्ग कौन सा है? अब देखो, लाड़ली लक्ष्मी योजना में लाभार्थी सारे ही हैं, तो ये उपयुक्त सभी भी इसमें आएगा लाड़ली लक्ष्मी योजना में, है ना। तो ये आप विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। वैसे लाड़ली लक्ष्मी योजना का 2.0 अब लॉन्च हो चुका है, जो कि 2022 में लॉन्च किया गया था। इसमें ज़रूर एक चीज़ याद रखना कि 25,000 रुपये 12वीं पास करने वाली जो छात्राएँ हैं उनको 25,000 रुपये, जब कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उनको 25,000 रुपये दिया जाएगा, शायद 2 किस्तों में दिया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये पूछा गया है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई डाउट नहीं है। उत्तम कोटि का बॉक्साइट मैकाल पठार में संचित है, ये भी लगभग सही है, बिल्कुल सही है, मैकाल पठार में है। बैहर पठार बॉक्साइट भंडार के लिए प्रसिद्ध, ये भी है। 2021-22 में बॉक्साइट उत्पादन में यह राज्य देश से प्रथम स्थान पर था, ये स्टेटमेंट इसमें गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश की रैंकिंग टॉप में नहीं है, बल्कि एज ऑफ नाउ देखा जाए तो उड़ीसा सबसे टॉप में है। उड़ीसा में जो एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है वो 49% है पूरे देश का, कोई छोटा मोटा परसेंट नहीं है, 49% है। तो इसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। और साथ में मध्य प्रदेश की रैंकिंग यदि आप बात करो तो मध्य प्रदेश की रैंकिंग जो है वो 6th रैंक पे है ना। तो ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबद्ध गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की 31 मार्च 2018 को स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन सा स्रोत है? ये क्वेश्चन में कभी कभी लोगों को हल्का डिस्प्यूट लगता है, बट मैं इसको प्रूफ दिखाता हूं आपको, जस्ट 1 सेकेंड।
ये डेटा बिल्कुल नया है, इसको बल्कि आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। 30 जून 2023 तक का डेटा दिया है। इसमें देखो, थर्मल का सबसे बड़ा शेयर है, न्यूक्लियर है, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट का भी शेयर बताया गया है कि 3223 मेगावाट पावर जनरेशन हमारे यहाँ बड़े जो हाइड्रो पावर प्लांट है उससे होता है। तो ये सारा बताया गया। रिन्यूएबल का भी बताया गया है कि कितना पावर जनरेशन है। नाउ इसमें रिन्यूएबल में हमें पता करना है। नाउ देखिए, इसमें आपको रिन्यूएबल का डेटा आपको दिखाते हैं। जस्ट लेट मी शो दिस वन टू यू। ये देखिए, इसमें बड़े हाइड्रो पावर प्लांट का जो शेयर है वो है 3224 मेगावाट। सोलर का सेकेंड हाईएस्ट है 3022, विंड का 2844, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट जिसको हम लोग सोचते हैं कि इसका काफ़ी ज़्यादा होगा, नहीं, ज़्यादा नहीं है, मात्र 124 मेगावाट है। फिर बायो पावर का है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो इसमें ऑप्शन में सोलर एनर्जी जो है टॉप में है, 3022 में है। तो यहाँ पे यदि मैं आपको ऑप्शन दिखाऊं तो इसमें एज ऑफ नो हमारे मध्य प्रदेश में जो सौर ऊर्जा है, ये एज ऑफ नो इन ऑप्शंस में सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। हमारी जो कैपेसिटी है वो कितना है, वो है 3022 मेगावाट का। 3022 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारी सौर ऊर्जा के माध्यम से है। और सौर ऊर्जा के बाद भी जो सेकेंड नंबर है वो है विंड का, उसके बाद स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स आते हैं। तो ये याद रखिए, स्मॉल हाइड्रो नहीं बल्कि उसके बाद बायो पावर आता है जो कि 133 मेगावाट का इसका पावर जनरेशन कैपेसिटी है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर की है। ऑब्वियस बात है, बहुत सिंपल है, संजय सरोवर परियोजना, जो कि वेनगंगा में है और ये किस में आएगा, गोदावरी रिवर सिस्टम में आएगा और बाकी सारे के सारे नर्मदा रिवर सिस्टम में आते हैं। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में यदि आपके जो ओपिनियन है वो भी आप कमेंट कर बताएं। तो डिस्कशन को फिलहाल यहीं से वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोगों को एमपीपीएससी 2024 के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पेपर दें, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से प्रॉपर तरीके से रिवीजन करें। और हमारे पास एमपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी प्राइस इस समय रखी गई है 499 रुपये। इसमें आपको टेस्ट दिए जाते हैं, पीडीएफ दिए जाते हैं बेसिकली, और साथ में उसका फुल लेंथ एनालिसिस किया जाता है प्रॉपर तरीके से एक वीडियो के माध्यम से। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी 2025 के लिए बैच कोर्स भी उपलब्ध है जो कि 1 जुलाई से लॉन्च हो रहा है। तो उसकी जानकारी भी आप हमारे नंबर है 8826033084 इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।